जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, बड़ी उम्मीद से मैं अपने चारों आईपीओस में आज टटोल टटोल कर देख रहा था, क्योंकि वेबसाइट्स पे आज आने लग गया था कि ट्रांस रेल लाइटिंग, ममता मशीनरी और डैम कैपिटल का अलॉटमेंट स्टेटस जान सकते हैं, यहाँ क्लिक कीजिए। हालांकि जब भी मैंने जहाँ भी क्लिक किया, जिस भी वेबसाइट पे, मुझे कोई स्टेटस अपडेटेड नहीं दिखा। वहाँ पे सिर्फ ये लिखा आ रहा था कि कंपनी ने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं भेजी है। तो आई थिंक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि मेरा आईपीओ में किस्मत बहुत ख़राब रही है और कभी भी मेरे आईपीओ लगता नहीं है। लेकिन इस बार भी क्या ऐसा ही होगा, ये देखने वाली बात है। और फ़िलहाल तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा कोई आईपीओ लग जाए। मैंने 8 एप्लीकेशन डाली हुई हैं आईपीओ की, 4 अपने अकाउंट से और 4 अपनी वाइफ के अकाउंट से। और 6 का जानकारी आपको शनि शुक्रवार को मिल जाएगी, क्योंकि ट्रांसलेट लाइटनिंग, ममता मशीनरी और डैम कैपिटल का रिज़ल्ट लिस्टिंग ही आई थिंक 27 को है। तो पता तो उससे पहले ही चल जाएगा थर्सडे को कि आपको अलॉटमेंट हुई है नहीं हुई है। तो वो बुरी न्यूज़ भी मैं आपको दे दूंगा। बुरी इसलिए कि मेरा लगता तो कभी है नहीं आईपीओ, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि बुरी न्यूज़ मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए हम वापस आते हैं अपनी म्यूचुअल फंड की दुनिया में। और म्यूचुअल फंड की दुनिया में आने से पहले आज का देखते हैं कि 25 पॉइंट। देखिए, निफ्टी ने आज बहुत लोगों को दिखाया कि हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और आखिरी में उठा के पटकाया और काम तमाम। बैंक निफ्टी ने भी 84 पॉइंट गोता लगा लिया है और सेंसेक्स ने भी 67 पॉइंट गोता लगा लिया है। तो आज है भैया 24 दिसंबर, और 24 दिसंबर तक मेरा 23 दिसंबर तक का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि कल मुझे 1825 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। जो मेरा टोटल रिटर्न है वो 9397 रुपीज़ हो गया है। 27,45,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,55,000 मेरी करंट वैल्यू है। और आइए देखते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया, जो हम 1825 का आंकड़ा छू पाए। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 457 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एचएसबीसी लार्ज एंड मिड ने 333 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। काउंट स्मॉल कैप ने 433 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 1205 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने कल 674 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि कल लार्ज कैप ग्रो किए थे। एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड ने 430 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और काउंट मिड कैप ने 1186 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एच डी एफ सी टॉप 100 ने 837 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एडलवेज मिड कैप ने 42 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 1254 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप ने 601 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला ने 481 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटी ने 156 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कॉन्ट लार्ज कैप ने काउंट लार्ज एंड मिड कैप ने 748 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू ने 383 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बंधन कोर इक्विटी ने 94 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप ने 623 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 74 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी ने 32 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 295 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पराग पारिख ने 277 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल बीएसई एनएस वैल्यू ने 486 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 241 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने 44 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस ने 85 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत ने 166 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 12 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एच डी एफ सी डिफेंस ने 31 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 10 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये सारे नफ़े नुकसान मिला के 1825 का कल नोशनल गेन हो गया है। और सिचुएशन आज मैंने ट्रैक नहीं किया कि स्मॉल कैप और मिड कैप की क्या सिचुएशन रही, क्योंकि निफ्टी 50 तो फ्लैटिश ही क्लोज हुआ है। 25 पॉइंट का फ्लैट मतलब डाउन होना, कोई बहुत ज़्यादा डाउन होना नहीं है। आपका फिर भी पॉजिटिव में आ सकता है, खासकर मेरा पोर्टफोलियो फिर भी पॉजिटिव में आ सकता है। लेकिन मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ क्या हुआ है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप अप बंद हुए हैं तो आज भी मेरा पॉजिटिव रिटर्न निकल आएगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव बंद नहीं हुए हैं तो मेरा
पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा सकता है। अब दोस्तों, मार्केट का जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, इसमें कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं भैया मेरे पास 1 लाख 2 लाख है, क्या मार्केट 10% गिरी हुई है, क्या मैं लमसम डाल लूँ? तो भैया इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इसमें लमसम डालना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, आप टुकड़ों में पैसे को डालो। ठीक है, देखो लमसम उसी को कहते हैं जब आप मैनुअली डाल लो। अब आप उसमें चाहे 200 रुपये डाल लो, 500 डाल लो, 5000 डाल लो, 5 लाख डाल लो, वो लमसम ही कहलाता है। और अगर आपसे मैनेज नहीं होता तो आप उसकी एसआईपी कर लो, वीकली एसआईपी कर लो, मंथली एसआईपी कर लो, डेली एसआईपी कर लो। आजकल तो इंड मनी ऐप है, इंड मनी ऐप तो आपको फैसिलिटी देता है डेली एसआईपी करने की भी, तो आपका झंझट ही ख़त्म, आपका एवरेज होता रहेगा। वीकली एसआईपी की भी फैसिलिटी देता है, मंथली फैसिलिटी तो सभी देते हैं। तो आई थिंक अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो उस ऐप के थ्रू लगा लो। अदरवाइज़ जैसी मार्केट की सिचुएशन है और जितना आपका कैपिटल है उसके हिसाब से आप उसे डिवाइड करो, टुकड़ों में डिवाइड करो, 4-5 टुकड़ों में तो मिनिमम डिवाइड कर लो। यानी कि छोटा कैपिटल भी अगर हो ना, 10 20 30 25 हज़ार का, उसको भी 5-6 टुकड़ों में डिवाइड कर लो। ज़्यादा बड़ा कैपिटल हो तो उसे और ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करो, क्योंकि आपको मार्केट का डाउन साइड का नहीं पता है। अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपए डाल दोगे और मार्केट यहाँ से 1000 2000 1500 पॉइंट नीचे चला गया, फिर आप कहोगे भैया आपने लमसम डलवा दिया, अब तो मेरा नेगेटिव दिख रहा है। ये जो नेगेटिव दिखता है ना, लोगों को बहुत बुरा लगता है। आपकी इन्वेस्टमेंट जब लाल में नज़र आती है ना, तो लोगों का दिल टूट जाता है। तो मैं नहीं चाहता जो नए इन्वेस्टर आए हैं उनका दिल टूटे। आप उसे टुकड़ों में बांटो अपनी कैपिटल को। ऐसे बहुत सारे धुरंधर हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल जब बॉटम आउट हो जाएगी मार्केट, वहाँ पे लमसम कर लेंगे। और कईयों को लग रहा है कि बॉटम आउट हो गई है, उन्होंने लमसम कर लिया। कईयों को ऐसा भी लगा था कि 24,000 पे बॉटम आउट हो गई है, उन्होंने वहाँ पे भी मोटा पैसा डाल दिया। कईयों को लगा था 24,200 पे बॉटम आउट हो गई, कईयों को लगा था 23,900 पे बॉटम आउट हो गई है। लेकिन मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको लगेगा कि आपने मार्केट को समझ लिया है और आप राजा हो गए हो, फिर मार्केट आपको एक नया चैप्टर सिखाएगा, एक नया लेसन सिखाएगा कि सबसे बड़ी मार्केट है। और हमेशा हाथ जोड़कर घुटने टेक कर मार्केट के आगे बैठा करो। घमंड मत पालो कि मैंने पकड़ लिया मार्केट को, भैया मैंने बॉटम पकड़ लिया। तुमको जहां लगेगा ना कि तुम लमसम कर दोगे और वो बॉटम है, याद रखना उसके नीचे जाएगी मार्केट फिर। क्योंकि जनरल पब्लिक जहां पर बॉटम समझ के लमसम डालेगी ना, बिग मनी वहां से और नीचे ले जाएगी। यही खेल है, रघुकुल रीत सदा चली आई, शेयर मार्केट में यही खेल होत भाई। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि तुम्हारे जैसे हमारे जैसे आम लोग जहाँ पे लमसम डालकर सोचेंगे हमने बॉटम पकड़ लिया, तो बिग मनी को जैसे ही पता चलेगा कि रिटेलर्स ने यहाँ पे लमसम डाला है, वो वहाँ से और नीचे ले जाएंगे, ताकि उसमें से कुछ लोग टूट के बेच दें और बिग मनी का मुनाफा हो जाए और आपका नुकसान हो जाए। तो अब आप ये समझ लो कि आपके जैसे सोचने वाले यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं, उन्होंने इसे बॉटम आउट समझ के यहीं पे डाल दिया होगा। बिग मनी यहाँ से और नीचे ले जाएगा, फिर आपको लगेगा कि आपने फिर बॉटम पकड़ लिया, फिर वहाँ पे डालोगे बिग मनी और नीचे ले जाएगा। तो आप ये समझ के चलो कि आप डाल डाल हो तो बिग मनी पात पात है। आप चालाकी से 2.5 चाल उछल कर जाओगे तो बिग मनी पीछे से 3 चाल उछल कर आएगा। तो वो आपके पीछे पीछे है, ये ध्यान रखना। और उनको सारा डेटा दिख रहा है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े ऐप हैं, ग्रो ऐप, जीरोधा ऐप, अलाने फलाने ठिमकाने, इन सब से टाई अप है बिग मनी का। ठीक है, सारा डेटा डेली के डेली, आवरली बेसिस पे, हाफ आवरली बेसिस पे उनके साथ शेयर होता है कि तुम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। हम लोगों ने, मैं अपना भी एग्जांपल देता हूँ, जो आम लोग थे, जब रिलायंस 10% गिर गया तो सबने सोचा यार रिलायंस तो 10% गिरता है। रिलायंस जनरली 10% गिरता नहीं है, 10% गिरता है तो वहाँ से उठता है। तो आम पब्लिक ने सोचा, इंक्लूडिंग मी, कि भैया रिलायंस तो 10% गिर गया, तो सारा आम पब्लिक जो है 10-12% जब रिलायंस गया, सबने रिलायंस खरीदना शुरू कर दिया। बिग मनी ने वहीं से और गिराना शुरू कर दिया। जब रिलायंस 15% गिर गया, आम लोगों ने सोचा अरे वाह, रिलायंस जैसा बड़ा शेयर 15% गिर रखा है, इससे सुनहरा मौका तो हो ही नहीं सकता। रिलायंस महीने में 2-2.5% हिलने वाला शेयर है, तो अगर वो 10-15% गिर गया मतलब पूरे साल का गिर गया। तो आम लोगों ने क्या सोचा, चलो चलो रिलायंस खरीद लेते हैं, सब ने रिलायंस में पैसे डाल दिए। बिग मनी ने 15 से 20% डाउन कर दिया। अब आए जितने भी हमारे जैसे लोग थे, आम लोग, अरे 20% गिर गया, चलो चलो रिलायंस खरीदते हैं। मैंने भी खरीद दिया। बिग मैन ने कहा अच्छा अब आप रिलायंस खरीद रहे हो, अब रिलायंस को 23 24 25% गिरा दिया। अब हमारे जैसे लोग, जो आम लोग हैं, सबकी कमर टूट गई। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि, और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि
कभी कभी हाई पे खरीद लेना भी समझदारी वाला डिसीजन होता है, रदर देन बॉटम का इंतज़ार करते रहना, क्योंकि बिग मनी को सब पता है आप क्या कर रहे हो। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो सिस्टमेटिक एसआईपी करके 15-20 साल तक बैठने वाले लोग कभी पैसा कमाते ही नहीं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट अपनी वैल्यू पर आएगा, लेकिन वो पहले आपको डराएगा, ठीक है, आपका पैसा डुबवाएगा। लोग पैनिक में गलत डिसीजन ले लेते हैं कि भैया मेरा पैसा डूब रहा है, मैं तो बेच के निकल जाता हूँ, कुछ तो पैसा बचेगा। तो ये पैनिक ही करवाना है उन्होंने अल्टीमेटली। देखो, 7% का इन्फ्लेशन है, 4-5% की कंपनी की ग्रोथ है, तो 10-12% तो ग्रो करना है मार्केट ने, ठीक है। अगर तुम पेशेंस के साथ बैठोगे, अपना पैसा 1-1.5 साल लगा के बैठोगे, तो 10-12% तो ग्रो करेगा ही वो, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, इतना करना ही है। मैथमेटिकल नंबर ये बोल रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की जानकारी जिन लोगों को कम हो, उन्हें ये चीज़ आसान शब्दों में समझा लूँ कि अगर आपकी इकोनॉमी में 7% इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो कंपनी ना चाहते हुए भी 7% से तो ग्रो करेगी, यानी एफडी से ऊपर ग्रो करेगी ही। अब पूछोगे भैया कैसे? देखो, कंपनी एक प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई भत्ता जो है 7% का चल रहा है, यानी कि कंपनी के लिए भी चीज़ें 7% महंगी होंगी, रॉ मटेरियल, ह्यूमन लेबर, ठीक है। उसको भी मजबूरी होगी कि वो भी अपना माल 7% से बढ़ाए, क्योंकि इन्फ्लेशन 7% है ना। तो 7% यानी एफडी से ऊपर तो आपका ये जो है म्यूचुअल फंड बढ़ना ही बढ़ना है, प्लस कंपनी की परफॉर्मेंस भी होगी, वो भी थोड़ा बहुत कमाएंगे, तो 4-5% उसका लगा लो, तो आप 10-12% इसलिए कहते हैं कि लार्ज कैप आपको ग्रो करवा ही देते हैं सालाना। तो आप अपने अल्टीमेट गोल पे फोकस करना, लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करना। और अगर आप 4-5 साल से कम की जर्नी खेल रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो आप मेरे वीडियो देखा भी मत करो, ये सही चैनल नहीं है आपके लिए। और मुझे कोई फ़र्क खास नहीं पड़ेगा अगर आप लोग चले भी जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को ये लोग बोले कि भाई हम आपके सजेशन से या आपके रिकमेंडेशन से या आपके वीडियो देख के हमने पैसा डाला और हमारा तो अच्छी ग्रोथ नहीं हुई या नुकसान हो गया। अगर आप लंबी जर्नी खेल रहे हो 5 साल से ऊपर की, तो ही मेरे वीडियो देखा करो। और मुझे ऐसे लोग या ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जो म्यूचुअल फंड में आके शेयर्स वाली या एफ एंड वाली गेम खेल रहे हैं। देखो, म्यूचुअल फंड होता है टेस्ट मैच, तो इसको टेस्ट मैच के तरीके से खेलना, लंबी गेम खेलना, 5-7-10-12-15 साल वाली। 10-12-15 साल की खेल रहे हो तो निश्चिंत ही तगड़ा पैसा बनाकर निकलोगे, ये बात ध्यान रखना। 5 साल की खेल रहे हो, डिसेंट प्रॉफिट बना के निकलोगे। 10-12 साल की खेल रहे हो, अच्छा बनाकर निकलोगे। 15-20 साल की खेल रहे हो तो बहुत तगड़ा बना के निकलोगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो हर वीडियो में मोटिवेट करते रहना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि यंग लोग भटक जाते हैं। 10-12 साल पहले जब मैं आप लोगों के जगह पे था तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैं भी भटका, मेरा भी बहुत नुकसान हुआ। तो पर्पस सिर्फ यही है कि मेरे यंग भाइयों का नुकसान ना हो, जो अभी यंग हैं, जो अभी इतनी ज़्यादा उनको फाइनेंशियल एडवाइस कहीं से मिलती नहीं है, और इतनी ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं है कि वो खरीद के कहीं से फाइनेंशियल एडवाइस ले सकें। तो ऐसा कोई मुनाफा कमाने के लिए मैं चैनल नहीं चलाता हूँ। फिलहाल तो मैंने एडवर्टीजमेंट भी बंद किए हुए हैं। खैर, वो डिसीजन मेरा बदल सकता है, कभी भी मैं एडवर्टाइजमेंट ऑन कर सकता हूँ, बट फिर भी मैं कभी किसी फाइनेंशियल मुनाफे के लिए ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये बस मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा सा हेल्प आउट कर देना बुरा नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी के बारे में सोचता हूँ 12-13 साल पहले, तो मुझे कोई एडवाइस करने वाला नहीं था, तो मुझे बहुत नुकसान हुआ था। तो मुझे लगता है अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूँ तो बेहतर है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।